एक अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी अचानक हवा को चीरती हुई चीखें गूंजती हैं। विंड हाशिरा सानामी और सरपेंट हाशिरा ओबोनाई एक बेहद खतरनाक मिशन पर हैं। वो दोनों एक डीमन का पीछा करते हुए एक पुराने भूतिया महल के अंदर चले जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों भयानक डीमंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सानामी अपनी विंड ब्रीथिंग और ओबोनाई अपनी सरपेंट ब्रीथिंग से तबाही मचाना शुरू करते हैं। वो डीमंस के सिर ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। तभी वो डीमन एक मासूम लड़की को छत से नीचे खाई में फेंक देता है। ओबोनाई हवा में कूदकर उस लड़की को बचा लेता है और सानामी उस डीमन को काटने के लिए जैसे ही महल के नीचे छलांग लगाता है, अचानक पूरा का पूरा मंजर बदल जाता है। उनके सामने कोई जमीन नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला रहस्यों का समंदर दिखाई देता है। द इन्फिनिटी कैसल। हजारों घूमते हुए कमरे, उल्टी सीधी सीढ़ियां और आंखों को धोखा देने वाली ये जादुई दुनिया देखकर दोनों हाशिरा के होश उड़ जाते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक पलक झपकते ही वो पूरा इन्फिनिटी कैसल हवा में गायब हो जाता है। आखिरकार क्या था वो रहस्यमयी कैसल? क्या मुजान ने हाशिरास को फंसाने के लिए कोई नया चक्रव्यूह तैयार कर लिया है? और अब जब नेजुको सूरज की रोशनी में आ चुकी है तो मुजान उसे हासिल करने के लिए कौन सा खूनी खेल खेलने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ब्लॉकबस्टर एपिसोड में। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज हाशिरास की एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है जो पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की तकदीर बदल कर रख देगी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कनाओ अपने एक बेहद मुश्किल मिशन से वापस लौट रही है। सुमी, कियो और नाहो बटरफ्लाई मेंशन के बाहर खड़े होकर उसका बहुत प्यार से स्वागत करती हैं। कनाओ सीधे शिनोबू से मिलने उनके कमरे में जाती है। शिनोबू कहती हैं, स्वॉर्डस्मिथ विलेज में वही हुआ जिसका डर था, लेकिन शुक्र है कि मित्सुरी, मुचेरो, तंजीरो और बाकी सब की वजह से हमने दो अपर मून्स को धूल चटा दी। पर असली चमत्कार तो ये हुआ है कि नेजुको अब सूरज की रोशनी में भी जिंदा रह सकती है। वो धूप में चल सकती है। मुजान अब पागल हो चुका होगा। वो नेजुको को निगलने के लिए अपने सारे डीमंस की फौज हमारे पीछे छोड़ देगा ताकि वो खुद भी सूरज पर फतह पा सके। मैं अभी हाशिरास की एक इमरजेंसी मीटिंग में जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ रहकर नेजुको का ख्याल रखना। दूसरी तरफ तंजीरो बेड पर बैठा हुआ है और गोटो से स्वॉर्डस्मिथ विलेज का हालचाल पूछ रहा है। तंजीरो फिक्रमंद होकर पूछता है, क्या सच में वो लोग अपने पूरे गांव को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं? क्या वहां सब लोग सुरक्षित हैं? गोटो कहता है, हाँ, क्योंकि उन पर दोबारा कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो लोग बहुत तेजी से उस जगह को खाली करके नई सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का करम था कि उन 2 अपर मून्स के मरने के बाद वहां कोई और आफत नहीं आई। हमारी कॉप्स के पास ऐसी इमरजेंसी के लिए कई खाली गांव पहले से तैयार रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको तांजीरो, तुम पूरे 7 दिनों तक बेहोश पड़े थे और होश में आते ही इतना सारा खाना ठूंस रहे हो, क्या ये सही है? तंजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मित्सुरी जी ने मुझसे कहा था कि रिकवर होने के लिए खूब सारा खाना खाना चाहिए। गोटो कहता है, भाई, वो लव हाशिरा का केस अलग है। वैसे ये बात तो सच है कि लव हाशिरा और मिस्ट हाशिरा सिर्फ 2 दिन सोने के बाद तीसरे दिन उठकर खड़े हो गए और अब तुम भी धीरे धीरे उनके ही लेवल तक पहुंच रहे हो। पर सुनो, मैंने सुना है तुम्हारी बहन नेजुको अब धूप में आराम से घूम सकती है। तंजीरो की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। गोटो हैरान होकर कहता है, यह तो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या कोई उसकी इस हालत की जांच कर रहा है? क्या लेडी शिनोबू उसका इलाज कर रही है? तंजीरो तुरंत कहता है, नहीं, दरअसल तमायो जी उसकी देखरेख कर रही हैं। गोटो चौंक जाता है। आखिरकार अब ये तमायो कौन है? तभी तंजीरो के गले में खाना फंस जाता है। गोटो उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है, आराम से खाओ भाई। जब से तुम्हारी बहन के साथ ये सब हुआ है, तब से पूरी कॉप्स में हड़कंप मचा हुआ है। सभी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है और अभी अभी सभी हाशिरास की एक महा मीटिंग शुरू हो चुकी है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस सीक्रेट जगह पर जहां सभी हाशिरास इकट्ठा हो चुके हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले विंड हाशिरा सानामी सीधे मित्सुरी और मुइचिरो के पास जाता है और उनसे उनकी लड़ाई के बारे में पूछने लगता है। मित्सुरी चहकते हुए कहती है, अरे, मुझे तो उस लड़ाई में सच में बहुत ज्यादा मजा आया। हम सब ने अपनी पूरी जान लगा दी। सानामी अपने दांत भींचते हुए कहता है, काश काश मैं भी वहां होता। आखिरकार मुझे कभी कोई अपर रैंक डीमन क्यों नहीं मिलता। तभी वहां बैठा ओबोनाई कहता है, सानामी, तुम्हें ये सब किस्मत पर छोड़ देना चाहिए।
और मुइचिरो, मित्सुरी, तुम दोनों अब कैसा महसूस कर रहे हो? मित्सुरी दिल ही दिल में खुश हो जाती है कि ओबोनाई को उसकी कितनी फिक्र है। मुइचिरो अपनी शांत आवाज में कहता है, मैं भी ठीक हूं, पर अभी तक मेरी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। तभी स्टोन हाशिरा ग्योमे अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, अगर हमने इस जंग में एक और हाशिरा को खो दिया होता तो हमारी पूरी कॉर्प्स खतरे में पड़ जाती। तुम दोनों ने दो अपर मून्स को हराकर सच में कमाल कर दिया। शिनोबू गहरी सोच में डूबी हुई कहती है, लेकिन तुम दोनों के इतने गहरे जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए? आखिर उस लड़ाई के दौरान तुम दोनों के साथ ऐसा क्या अलग हुआ था? ग्योमे कहता है, मास्टर भी अभी हमसे इसी बारे में बात करने वाले हैं। तभी वहां मास्टर उबुयाशिकी की पत्नी लेडी अमाने वहां कदम रखती हैं। वो कहती हैं, आज की ये जरूरी हाशिरा मीटिंग में कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि मास्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो इस हालत में नहीं है कि उठकर आपके सामने आ सकें और इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये सुनकर सभी को झटका लगता है। क्यों मैं तुरंत कहता है, लेडी अमाने, आप अपने दिल को मजबूत रखिए, हम सब मास्टर की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। लेडी अमाने कहती हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको खबर मिल चुकी होगी। अब एक ऐसा डीमन आ चुका है जो सूरज की धूप को भी बर्दाश्त कर सकता है और मुजान अब किसी भी हद तक जाकर उसे छीनने की कोशिश करेगा। बहुत जल्द एक महायुद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें एक बेहद जरूरी राज से पर्दा उठाना है। अपर मून 4 और 5 के साथ लड़ते हुए मित्सुरी और मुइचिरो, आप दोनों के शरीर पर एक बहुत ही अनोखा मार्क यानी एक निशान दिखाई दिया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो मार्क आपके शरीर पर किन हालातों में आया? मित्सुरी और मुइचिरो दोनों हैरान रह जाते हैं। लेडी अमाने आगे समझाती हैं, सेंगोकू पीरियड में एक ऐसा महान स्वॉर्ड्समैन था जो मुजान को मौत के घाट उतारने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो दुनिया की सबसे पहली ब्रीथिंग स्टाइल यानी सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता था और कहा जाता है कि उस दौर के जितने भी महान योद्धा थे उन सभी के शरीरों पर ठीक ऐसे ही अनोखे मार्क्स बने हुए थे। सानामी हैरान होकर कहता है, क्या? मैं तो ये बात पहली बार सुन रहा हूँ। आखिरकार इतनी बड़ी बात आज तक हमसे छुपाकर क्यों रखी गई? लेडी अमाने कहती हैं, क्योंकि उस दौर में कई ऐसे योद्धा भी थे जो लाख कोशिशों के बाद भी वो मार्क हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने खुद को इतनी भयानक यातनाएं दी कि वो तड़प तड़प कर मर गए। इसी वजह से इस जानकारी को राज रखा गया। लेकिन आज हमारे पास उस दौर का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब किसी एक खास इंसान के शरीर पर यह मार्क आता है तो उसके आसपास के बाकी योद्धाओं के शरीरों पर भी वो मार्क अपने आप उभरने लगता है। तभी मास्टर का छोटा बेटा कहता है, और ये सारी सीक्रेट बातें फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाले योद्धा के पर्सनल नोट्स में लिखी हुई हैं। इस पूरी जनरेशन में जिस लड़के को सबसे पहले यह मार्क मिला है वो कोई हाशिरा नहीं है। उसका नाम तंजीरो कमाडो है। लेकिन जब हमने तंजीरो से पूछा तो वो खुद नहीं समझ पाया कि यह कैसे हुआ। पर अब तंजीरो के अलावा हमारे 2 हाशिराज पर भी यह मार्क आ चुका है। तो प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। अब बारी थी मित्सुरी की। वो बहुत एक्साइटेड होकर अपने हाथ पैर हिलाते हुए कहती है, ओह, वो ऐसा था कि अचानक से मेरी बॉडी में धड़ धड़ होने लगा और फिर हवा में शूश शूश की आवाज आई और बस वो मार्क आ गया। मित्सुरी की ये बातें सुनकर किसी को एक शब्द भी समझ नहीं आता। मित्सुरी तुरंत सबसे माफी मांगती है कि वो तंजीरो की तरह ठीक से समझा नहीं पा रही है। तभी मोइचिरो कहता है, मैं समझाता हूँ। जब मैं उस जानलेवा लड़ाई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ बेहद खास बातें याद आती हैं। मेरे हिसाब से जब तक हमारे शरीर के अंदर कुछ चरम कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक ये मार्क सामने नहीं आ सकता। उस लड़ाई में मुझे जहर दे दिया गया था। तभी वहां एक छोटा सा बच्चा आया जो अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाने की कोशिश करने लगा। उस बच्चे को मरता हुआ देख अचानक मेरे अंदर गुस्से का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर हो गए। उस वक्त मेरी दिल की धड़कन 200 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री पार कर चुका था। ये सुनते ही शिनोबू हैरान रह जाती है। मोइचिरो, 102 डिग्री बुखार में तो इंसान तड़पने लगता है। तुम उस हालत में खड़े होकर लड़ कैसे पा रहे थे? मोइचिरो कहता है, यही वो मौत और जिंदगी के बीच की दहलीज है जहां वो मार्क जागता है। अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो आपको वो मार्क मिल जाएगा, वरना आपकी वहीं पर मौत हो जाएगी। एक बार जब मुझे बहुत तेज बुखार था तब मेरा टेम्परेचर 102 डिग्री था और जब लड़ाई के दौरान मेरे चेहरे पर वो मार्क आया मुझे ठीक वैसी ही जानलेवा गर्मी अपने शरीर के अंदर महसूस हो रही थी। सानामी एक ठंडी हंसी हंसता है और ग्यू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा तो दिमाग ही इतना सीधा है कि तुम्हें यह सब बहुत आसान लग रहा होगा। मुझे तो सच में तुमसे जलन हो रही है।
गियू उसे नजरअंदाज कर देता है। शिनोबू कहती है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम सभी हाशिरास को किसी भी तरह से अपने शरीरों पर इस मार्क को हासिल करना ही होगा। गियोमे कहते हैं, ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिससे हम इस मार्क को जगा सकें। लेडी अमाने, अब प्लीज मास्टर से कहिएगा कि वो बिल्कुल चिंता न करें। लेडी अमाने कहती हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मार्क को पाने के लिए मैं आपको मास्टर का एक आखिरी संदेश देना चाहती हूँ। जिन लोगों के शरीर पर यह मार्क एक बार आ चुका है, अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन जिनके ऊपर अभी तक ये मार्क नहीं आया है, उन्हें एक बहुत ही भयानक बात का ध्यान रखना होगा। लेडी अमाने उन्हें कुछ ऐसा सीक्रेट बताती हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक हाशिरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद लेडी अमाने वहां से चली जाती हैं। गियोमे भारी आवाज में कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ना जाने आगे चलकर मेरा क्या हश्र होगा। तभी वाटर हाशिरा गियू तोमियो का खड़ा होता है और कहता है, अब जब लेडी अमाने यहां से जा चुकी हैं तो मैं भी जा रहा हूं। सानामी चिल्लाता है, ओए गियू, तू अपनी मनमर्जी से कहां भाग रहा है? अभी हमें स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। गियू ठंडे लहजे में कहता है, तुम 6 लोग मिलकर जो चाहे डिसाइड कर लो, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ओबोनाई गुस्से में कहता है, गियू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या तू हमारे साथ प्लान बनाने की बजाय अकेले जाकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझकर ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है? गियू चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। सानामी उसे रोकने के लिए झपटता है। शिनोबू कहती है, गियू, प्लीज रुककर खुद को एक्सप्लेन करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गियू कहता है, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं, मैं तुम लोगों के बराबर का नहीं हूं। सानामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे तेरी ये घमंडी बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या तू खुद को हमसे ऊपर समझता है? मित्सुरी कहती है, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। सानामी गियू का कॉलर पकड़ने ही वाला होता है कि तभी क्लिप, पूरे कमरे में एक ऐसी भयानक ताली की आवाज होती है कि पूरा कमरा हिल जाता है। ये ताली स्टोन हाशिरा गियोमे ने मारी थी। गियोमे कहते हैं, चुपचाप अपनी जगहों पर बैठ जाओ, हम इस डिस्कशन को यहीं आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही शानदार आइडिया है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में गोटो तंजीरो के लिए फिर से खाने की थाली लेकर आता है और पूछता है, यार तंजीरो, वो तीनों छोटी बच्चियां ओई और तुम्हारी बहन नेजुको कहाँ गायब हैं? तंजीरो हंसते हुए कहता है, अरे इस वक्त मेंशन में कोई ज्यादा सीरियस जख्मी नहीं है, तो वो सब बाहर धूप में नेजुको के साथ खेल रही हैं। और जानते हो, हमारी नेजुको अब थोड़े बहुत शब्द बोलना भी सीख गई है। गोटो खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी खबर है। लेकिन भाई, जब वो पीले बालों वाला रोतड़ू लड़का यानी जेनित्सु यहाँ वापस आएगा ना, तो आफत आएगी। और तभी जेनित्सु अपने मिशन से थका हारा रोता बिलखता वापस आ जाता है। सुमी, कियो और नाहो भागती हुई उसके पास आती हैं और कहती हैं, जेनित्सु भैया, वापस आने के लिए थैंक यू। जेनित्सु कहता है, ओह मेरी प्यारी बच्चियों, वो मिशन इतना खौफनाक था कि मुझे लगा मैं बस मर ही जाऊंगा। सच सच बताओ, तुम मेरे बिना कितनी उदास थी ना? वो तीनों मासूमियत से मना कर देती हैं, नहीं, हम उदास नहीं थे। ये सुनते ही जेनित्सु का दिल टूट जाता है। क्यों कहती है, पर हाँ, हमें खुशी है कि आप जिंदा वापस आ गए। तभी ओई भी बाहर आ जाती है। जेनित्सु उसकी तरफ दौड़ता है। ओई, तुमने भी मुझे बहुत मिस किया ना? ओई चिढ़कर कहती है, मुझे नहीं पता मैं इस बकवास का क्या जवाब दूं। और तभी सुनहरी धूप में से चलती हुई साक्षात नेजुको सामने आती है। वो धूप में बहुत खूबसूरत लग रही है। वो जेनित्सु को देखती है और अपनी मासूम आवाज में कहती है, तुम्हारा स्वागत है। ये नजारा देखकर जेनित्सु पागलों की तरह चिल्लाता है, ओह माय गॉड नेजुको, तुम इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो कि मैं खुशी के मारे यहीं दम तोड़ दूंगा। क्या इसका मतलब हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं? मैं तुम्हें रोज दुनिया की सबसे स्वादिष्ट सुशी खिलाऊंगा। नेजुको उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा स्वागत है इनोस्के। ये नाम सुनते ही पूरे मेंशन में सन्नाटा छा जाता है। जेनित्सु का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो चिल्लाता है, इनोस्के, उस जंगली सुअर का नाम तेरी जुबान पर कैसे आया? आखिरकार वो जंगली सुअर है कहाँ? आज मुझे अपने इन हाथों को उस सुअर के खून से रंगना ही पड़ेगा। कमरे के अंदर गोटो भी हैरान होकर पूछता है, वैसे वो इनोस्के है कहाँ? तंजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, वो पिछले 2 दिनों से मेरी बहन नेजुको को अपना नाम बोलना सिखा रहा था। गोटो अपना सिर पीट लेता है। तभी वहां हैग नेजुका जी आ जाते हैं।
तंजीरो कहता है नेजुका जी, आपका स्वागत है। आपके घाव ठीक तो है ना? नेजुका जी हाँफ रहे हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से एक कपड़े में लिपटी हुई तलवार तंजीरो की तरफ बढ़ाते हैं। तंजीरो जैसे ही उस तलवार को थामता है, उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि उस पर उसके पुराने गुरु रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड लगा हुआ था। तंजीरो जैसे ही तलवार को बाहर निकालता है, पूरी तलवार एकदम चमकीली और गहरे काले रंग की दिखाई देती है। तंजीरो कहता है, यह तो अद्भुत है। नेजुका जी कहते हैं, यह दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी स्टील से बनी है। तंजीरो तलवार पर लिखे अक्षरों को देखता है और पूछता है, पर इसके ऊपर यह डिस्ट्रॉयर क्यों लिखा हुआ है? नेजुका जी बताते हैं, जिसने इसे बनाया था उसका मकसद था कि यह तलवार हर एक आखिरी डीमन का नाश कर दे। सिर्फ महान हाशिरास की तलवारों पर ही डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता था। तंजीरो कहता है, ओह, पर जब मैंने इसे पिछली लड़ाई में इस्तेमाल किया था तब तो मुझे ये अक्षर नहीं दिखे थे। ये सुनते ही नेजुका जी का गुस्सा भड़क उठता है। वो तंजीरो का गला दबाने के लिए लपकते हैं। बेवकूफ लड़के, उस वक्त मैंने इसकी पॉलिशिंग का पहला स्टेज भी पूरा नहीं किया था, पर तुम लोगों ने इसे मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मुझे यह प्रोसेस दोबारा शुरू करनी पड़ी। तंजीरो माफी मांगने लगता है। नेजुका जी चिल्लाते हैं, तंजीरो कान खोलकर सुन ले, अब तुझे मरते दम तक मुझे रोज राइस डम्पलिंग्स खिलाने होंगे। तंजीरो कहता है, हाँ, मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। इसके बाद नेजुका जी वहां से चले जाते हैं। तभी कमरे के दूसरे कोने से गैन्या चिल्लाता है, क्या तुम लोग अपना ये शोर शराबा बंद करोगे? पर तभी धड़ाम, खिड़की का कांच तोड़ते हुए इनोस के अंदर कूद पड़ता है और चिल्लाता है, हाँ, आ गया मैं। कान खोलकर सुन लो, बहुत जल्द ग्रुप स्ट्रेंथ प्रोग्राम यानी हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तंजीरो पूछता है, ये क्या है? इनोस्के कहता है, सभी हाशिरास एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और वो हम जैसे आर्म स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग देंगे। उधर हाशिरा मीटिंग के अंदर शिनोबू कहती हैं, तो इस तरह हमने इस हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सानामी कहता है, तो फिर हम इसे कब से शुरू कर रहे हैं? सुना रहे हैं। ग्योमे फैसला सुनाते हैं, चलो तो फिर इसे आज से ठीक 3 दिन बाद शुरू किया जाए। मुजान शांत बैठा है, इसका मतलब वो किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्लेयर्स फौलाद बन जाएं। ओबोनाई कहता है, लेकिन अगर हमारी इस ट्रेनिंग के दौरान ही डीमंस ने आम लोगों पर हमले शुरू कर दिए तो क्या होगा? गियोमे कहते हैं, अब तक के हालातों को देखकर हम ये मान सकते हैं कि मुजान का इस वक्त सिर्फ एक ही टारगेट है, नेजुको को जिंदा पकड़ना। पहले हम हाशिरास के पास इतना वक्त नहीं होता था, पर आज इतिहास में पहली बार हमें यह मौका मिला है कि हम अपनी पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का स्तर बढ़ा सकें। यही सोचकर मैंने इस हाशिरा ट्रेनिंग का प्रपोजल रखा था। सभी हाशिरास इस बात को मान जाते हैं। गियोमे कहते हैं, मैंने इसके लिए रिटायर हो चुके हाशिरास से भी मदद मांगी है। शिनोबू मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है। अगले सीन में जेनित्सु रोता हुआ तंजीरो के पास आता है। तांजीरो, मैं इतने हफ्तों बाद मिशन से वापस आया था और इन लोगों ने ये खौफनाक ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमें हर एक हाशिरा के पास एक एक करके जाना होगा और उनकी ट्रेनिंग को पास करना होगा। ये तो सीधे सीधे नरक है। तंजीरो उसे समझाते हुए कहता है, अरे जेनित्सु, जब तुम किसी बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान के साथ दिन रात लड़ते हो तो तुम्हारा शरीर उसकी उस ताकत को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे तुम खुद मजबूत बन जाते हो। जेनित्सु पागलों की तरह तंजीरो के ऊपर कूद पड़ता है और उसके हाथ पर काटते हुए चिल्लाता है, बंद कर अपनी ये ज्ञान की बातें। तेरे लिए तो ये सब बोलना बहुत आसान है ना, क्योंकि तू तो यहाँ बेड पर लेटा आराम कर रहा है। तंजीरो कहता है, सुनो जेनित्सु, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। जब मैं अपर मून 4 से लड़ रहा था तब मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मुझे तुम्हारी थंडर ब्रीथिंग की बातें याद आईं। मैंने वैसे ही ताकत लगाकर उस डीमन का सिर काट दिया। अगर उस दिन तुम्हारी वो सीख मेरे काम नहीं आती तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। इसलिए तुम इस हाशिरा ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखोगे, देखना वो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जेनित्सु के आंसू थम जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो चलो तांजीरो, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मेरे बिना पूरी कॉर्प्स अधूरी है। और अब शुरू होता है हाशिरा ट्रेनिंग का पहला पड़ाव। एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है जहां भूतपूर्व साउंड हाशिरा टैन उजुई जी खड़े हैं। उनके सामने सारे स्लेयर्स पसीने से लथपथ हैं। टैन उन पर चिल्लाता है, एक आयरो, तुम्हारा बेसिक फिजिकल स्टैमिना तो एक चींटी से भी कम है। इस मैदान पर ऐसे भागो जैसे कोई खूंखार डीमन तुम्हारे पीछे पड़ा हो। भागो। टैन की तीनों बीवियां सभी के लिए लंच तैयार कर रही होती हैं। वो सबको आवाज देती हैं,
खाना तैयार है। पर स्लेयर्स इतने थक चुके हैं कि वो खाने की प्लेट भी नहीं उठा पा रहे। टैन उन पर फिर से गुस्सा करने लगता है। टैन हाशिरा ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बताता है। सुनो, मेरे यहाँ से निकलने के बाद तुम सबसे पहले मुजुरो के पास जाओगे, जहाँ तुम्हारी रैपिड मूवमेंट ट्रेनिंग होगी। वहां से पास होने के बाद तुम मित्सुरी के पास जाओगे, जो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग लेंगी। उसके बाद ओबोनाई तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स को तराशेंगे। वहां से बचने के बाद तुम सानामी के पास पहुंचोगे, जो तुम्हें इनफाइनाइट स्लैशिंग ट्रेनिंग देगा। और सबसे आखिर में तुम सब पहुंचेंगे स्टोन हाशिरा गियोमे के पास, जहां तुम्हारी मसल एम्प्लीफिकेशन ट्रेनिंग में होगी। इस महा ट्रेनिंग के बाद हम मोजान के खिलाफ होने वाली जंग में इतिहास रच देंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी हाशिरा स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी बीच तंजीरो का कौवा उड़कर आता है और मास्टर की तरफ से भेजा गया एक सीक्रेट लेटर तंजीरो को देता है। तंजीरो लेटर पढ़कर हैरान हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, गियू इस हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पर क्यों? वहीं दूसरी तरफ मास्टर के महल में लेडी अमाने बीमार मास्टर के पास बैठी हैं और रोते हुए कहती हैं, मास्टर, आपकी इच्छा के मुताबिक हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आपके सभी बच्चे आपकी उस इच्छा को आगे बढ़ा रहे हैं। मास्टर बहुत कमजोर आवाज में कहते हैं, अमाने, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। और अब कहानी हमें लेकर चलती है एक अनजान शहर की तरफ, जहां रात के अंधेरे में लेडी तमायो बैठी अपनी रिसर्च कर रही हैं। तभी अचानक खिड़की पर आकर मास्टर उबुयाशिकी का कौवा बैठ जाता है। वो कहता है, गुड इवनिंग लेडी तमायो, मैं मास्टर उबुयाशिकी का एक सीक्रेट मैसेंजर हूँ। आपको ढूंढते ढूंढते हमारे मास्टर की तबीयत इस हद तक खराब हो गई कि वो आज चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। तमायो हैरान होकर पूछती हैं, आखिरकार तुमने मेरी ये सीक्रेट जगह कैसे ढूंढी और तुम्हारा मकसद क्या है? कौवा कहता है, इंसानी रिश्तों की वजह से मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। हमारी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, शिनोबू, जो दवाइयों के बारे में बहुत गहराई से जानती है। इसलिए हमारे मास्टर चाहते हैं कि आप हमारे हेडक्वार्टर आकर उस लड़की के साथ हाथ मिलाएं और दोनों मिलकर नेजुको के शरीर में हो रहे बदलावों को स्टडी करें। तो लेडी तमायो, क्या आप उस मुजान को खत्म करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगी? क्या आप उबुयाशिकी मेंशन आने के लिए तैयार हैं? तमायो अवाक होकर सोचती है, क्या तुम एक असली डीमन को सीधे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे सीक्रेट हेडक्वार्टर के अंदर बुला रहे हो? अब जैसे ही वो कासुगा इक्रो वहां से उड़ता है, तभी तमायो का वफादार योशी भागते हुए आता है। वो घबराकर कहता है, लेडी तमायो, हमें तुरंत यह जगह बदल लेनी चाहिए, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। लेकिन तभी तमायो जो जवाब देती है वो सच में हैरान करने वाला था। तमायो कहती है, नहीं योशी, अब जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नेजुको ने सूरज पर फतह पा ली है और अब बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद सदियों पहले ही तय हो चुका था। और तभी तमायो को याद आती है अपनी वो पुरानी मुलाकात जो उसकी महान स्वॉर्ड्समैन योरिएची से हुई थी। तमायो योशी की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, हम जगह तो बदल रहे हैं, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि सीधे डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में जाने के लिए। यानी दोस्तों, अब एक डीमन सीधे हाशिराज के गढ़ में कदम रखने वाला है। दूसरी तरफ हमारे हीरो तंजीरो को मास्टर कागा का एक बेहद इमोशनल लेटर मिलता है। मास्टर ने लिखा था, तंजीरो, मेरी बदनसीबी है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं हिल भी नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वाटर हाशिरा गियू तोमियोका के पास जाओ। वो हमेशा सबसे अलग थलग रहता है और उसने हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ तुम ही उससे बात करके उसे एक नई दिशा दिखा सकते हो। अगली सुबह तंजीरो मिशन गियू को मनाने पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे ओई मिलती है। तंजीरो उससे पूछता है, ओई, अगर कोई इंसान हमेशा उदास और अकेला रहे तो उसका मूड कैसे ठीक करें? ओई कहती है, भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तंजीरो और गियू के लिए ढेर सारी स्वादिष्ट ओनिगिरी पैक कर देती है। अब तंजीरो सीधे गियू के मेंशन के बाहर पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है, गियू सान, क्या आप अंदर हैं? मैं हूं तंजीरो। तंजीरो घंटों चिल्लाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार तंजीरो बिना परमिशन के सीधे गियू के कमरे के अंदर घुस जाता है। गियू उसे देखकर चिढ़ जाता है।
तंजीरो उसके सामने बैठता है और एक्साइटेड होकर कहता है, गियू सान, सभी हाशिरास कितनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं भी 7 दिनों में ठीक होकर आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। पर गियू का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। वो साफ मना कर देता है। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, पर क्यों? आप किस बात पर इतने गुस्सा हैं? तब गियू जो कहता है वो सुनने लायक था। गियू चिल्लाता है, मैं इस बात पर गुस्सा हूं कि तुमने अब तक वाटर ब्रीदिंग को पूरी तरह मास्टर क्यों नहीं किया। तुम्हें तो अब तक अगला वाटर हाशिरा बन जाना चाहिए था। तंजीरो कहता है, पर मेरी ब्रीदिंग स्टाइल तो अलग है और उरोकोदाकी जी ने भी कहा था कि मैं अपनी स्टाइल बदल सकता हूं। गियू कहता है, इस वक्त कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, इसलिए किसी न किसी को तो यह जगह लेनी ही होगी। तंजीरो कंफ्यूज होकर कहता है, पर वाटर हाशिरा तो आप खुद हैं ना। और तभी गियू वही बम फोड़ता है जिसे सुनकर तंजीरो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। गियू ठंडे लहजे में कहता है, मैं कोई वाटर हाशिरा नहीं हूं। और इतना कहकर वो तंजीरो को वहां से जाने को बोलकर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन तंजीरो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे मास्टर की बात याद थी कि गियू को शांत करना ही होगा। वो चुपचाप ओनिगिरी बाहर रख देता है। शाम को जब गियू बाहर आता है तो वो देखता है कि तंजीरो वहां से गया ही नहीं था। अब शुरू होता है तंजीरो का भूत अवतार। तंजीरो गियू के पीछे पड़ जाता है। वो जहां जाता तंजीरो उसके पीछे पीछे चलता। गियू को चैन से खाना खाने, सोने, यहां तक कि नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही तड़पाते हुए 4 दिन बीत जाते हैं। गियू अंदर से डर जाता है कि क्या ये लड़का जिंदगी भर मेरा ऐसे ही पीछा करता रहेगा। आखिरकार तंग आकर गियू तंजीरो को अपने पास्ट का वो खौफनाक सच बताता है जिसे सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। गियू बताता है, तंजीरो, सच तो ये है कि मैंने कभी फाइनल पास ही नहीं किया था। गियू के साथ पास्ट में साबितो नाम का एक बेहद होनहार लड़का हुआ करता था। साबितो का परिवार भी डीमंस के हाथों मारा गया था, ठीक गियू की तरह। साबितो का नाम सुनते ही तंजीरो चौंक जाता है। गियू आगे बताता है, जब हम 13 साल के थे हम उरोकोदाकी जी से मिले और हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई। साबितो एक बहुत ही नेक दिल और जांबाज लड़का था। हम दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया, लेकिन उस पूरे एग्जाम में सिर्फ एक ही लड़का मारा गया था और वो था साबितो। साबितो ने अकेले ही उस पहाड़ के सारे डीमंस को मार गिराया था। मैं तो पहले ही डीमन से लड़ते हुए घायल हो गया था, पर साबितो ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और एक सेफ जगह पर छोड़ दिया। जब एग्जाम खत्म हुआ और मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं सिर्फ जिंदा रहने की वजह से पास हो गया हूं। लेकिन मेरे भाई साबितो को उस हाथ वाले डीमन, हैंड डीमन ने मार डाला। मैंने तो एक डीमन तक नहीं मारा था तंजीरो, तो मैं खुद को पास कैसे मान लूं? मैं हाशिरा बनने के लायक ही नहीं हूं। मैं तो बाकी हाशिरास के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, इसीलिए मैं सबसे अलग रहता हूं। गियू रोते हुए कहता है, मेरी जगह अगर आज साबितो जिंदा होता तो वो कब का अपने शरीर पर वो डीमन स्लेयर मार्क हासिल कर चुका होता। इतना कहकर गियू वहां से जाने लगता है। तंजीरो को गियू के लिए बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि गियू अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े गिल्ट में जी रहा है कि काश साबितो की जगह मैं मर गया होता। यह फीलिंग तंजीरो भी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो भी रेंगोकू सान की मौत पर यही सोच रहा था। लेकिन तभी तंजीरो को इनोस्के की बात याद आती है कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरे हैं, तो वो रोते हुए नहीं बैठ सकते। तंजीरो गियू को रोकता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो सीधे गियू के दिल के पार निकल जाता है। तंजीरो कहता है, गियू सान, क्या आप साबितो के उस महान बलिदान का बदला खुद को इस तरह कोस कर चुकाएंगे? यह सुनते ही गियू के कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में अचानक फ्लैशबैक आता है जब साबितो ने उसे एक बार जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था, खबरदार गियू, अगर तुमने कभी भी दोबारा मरने की बात की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारी बहन ने अपनी जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था। तुम्हें उसकी दी हुई इस जिंदगी का सम्मान करना होगा। गियू को एहसास होता है कि वो इस गहरे दुख में अपने अपनों की दी हुई सबसे बड़ी सीख को ही भूल गया था। वो मन ही मन साबितो और अपनी बहन से माफी मांगता है। उसे तंजीरो की बात समझ आ गई थी, लेकिन तंजीरो को लगता है कि कहीं उसने गियू के जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया।
ग्यू तो बिल्कुल शांत खड़ा था। तभी तंजीरों के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि ग्यू का मूड ठीक करने के लिए क्यों ना उसके साथ एक सोबा ईटिंग कंटेस्ट किया जाए, क्योंकि खाने के कंपटीशन में ग्यू को बात भी नहीं करनी पड़ेगी। ग्यू तंजीरों से कहता है, तंजीरों, मैं हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे तंजीरों भाई उसकी बात बीच में ही काट देते हैं और चिल्लाते हैं, ग्यू सान, मैं आपको सोबा खाने के कंपटीशन के लिए चैलेंज करता हूं। ग्यू भी मान जाता है और फिर क्या, बैठकर पागलों की तरह सोबा ठूंसने लगते हैं। वहां खाते खाते ग्यू तंजीरों से शिनोबू के बारे में पूछता है, पर तंजीरो कहता है कि उसे शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बटरफ्लाई मेंशन में, जहां लेडी शिनोबू अपने कमरे में बेहद गुस्से में बैठी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। तभी वहां कनाओ आती है और कहती है, मास्टर शिनोबू, मैं सानेमी सान की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूं, क्या उसके बाद आप मुझे खुद ट्रेन करेंगी? लेकिन शिनोबू जो कहती है उसे सुनकर कनाओ के होश उड़ जाते हैं। शिनोबू कहती है, कनाओ, मैं इस हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही हूं। कनाओ यह सुनकर बेहद उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन शिनोबू के साथ वक्त बिताना चाहती थी। शिनोबू कनाओ को अपने पास बुलाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का प्रतिशोध और सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। शिनोबू समझ जाती है कि अब वो सही वक्त आ चुका है जब उसे कनाओ को उस खूंखार डीमन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, जिसने उनकी बड़ी कानाए को बेरहमी से मार डाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिनोबू उसे वो खतरनाक तरीका भी बताने वाली है जिससे उस डीमन का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। साउंड हाशिरा उजुई तेंगेन को देखते हैं, जो डेमन स्लेयर्स की बेहद कड़ी स्टैमिना ट्रेनिंग करवा रहे थे। ये सिर्फ बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी, लेकिन इसमें ही सभी स्लेयर्स की हालत खराब हो रही थी। उजुई काफी स्ट्रिक्ट थे। वो साफ कह देते हैं कि अगर तुम लोग यहीं फेल हो गए तो मित्सुरी और स्नेमी की नर्क जैसी ट्रेनिंग तो झेल ही नहीं पाओगे। स्लेयर्स के लिए ये वक्त किसी टॉर्चर से कम नहीं था। लेकिन तभी पूरी तरह से ठीक होकर हमारे हीरो तंजीरो की एंट्री होती है। उजुई उसे देखकर बेहद खुश होते हैं और एक और अपर रैंक डिमन को धूल चटाने के लिए उसकी तारीफ भी करते हैं। तंजीरो बिना वक्त गंवाए ट्रेनिंग में जुट जाता है और उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ उजुई की तीनों पत्नियां सबके लिए दिल खोलकर खाना बना रही थीं। उजुई सबको पेट भरकर खाने को कहते हैं, क्योंकि जो भी खाना छोड़ देगा उसे डबल एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है नाइट ड्यूटी पर, जहां 2 स्लेयर्स पहरा दे रहे थे। आजकल डिमंस का दिखना बहुत कम हो गया था, जिससे उन्हें लगता है कि शायद सारे डिमंस नेजुको को ढूंढने में व्यस्त हैं। तभी अचानक एक स्लेयर गायब हो जाता है, जिससे दूसरा बुरी तरह डर जाता है। पर असल में वो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन जैसे ही वो हंसते हैं, पास की एक संकरी अंधेरी गली से एक अजीब सी आवाज आती है। वो उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अंधेरे में से अपर मून 4 की एक जासूस आंख उनका पीछा कर रही थी। यानी कि अब तूफान आने से पहले वाली शांति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगले दिन तंजीरो पहाड़ चढ़ाने की ट्रेनिंग में भी सबको पीछे छोड़ देता है। उजुई की तीनों पत्नियां तंजीरो के पास आकर बताती हैं कि उजुई बाहर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही साफ दिल के हैं। जब तक सारे स्लेयर्स सही सलामत पहाड़ से नहीं लौट आते, वो खुद भी खाना नहीं खाते। यहाँ तक कि एक बार वो खुद पूरा पहाड़ दचराज गए थे, सिर्फ एक छूटे हुए स्लेयर को बचाने के लिए। तंजीरो मन ही मन सोचता है कि ये हाशिरा वाकई कितने कमाल के इंसान हैं। इसके बाद हमें तंजीरो और ग्यू का वो मजेदार सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, जहां दोनों प्लेट्स की ढेरी लगा देते हैं। ग्यू अब खुद हाशिर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर कम खाता है और तंजीरो को ये चैलेंज जिता देता है। दूसरी तरफ शाम को स्नेमी और ओबानाई आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हें उस जादुई इन्फिनिटी कैसल वाली बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि आखिर वो जगह थी क्या और सारे डिमंस अचानक कहाँ गायब हो गए। ओबानाई कहता है कि यह डिमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक बहुत ही अशुभ घड़ी है और यह और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा है तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। इसके बाद दोनों खुद को तैयार रखने के लिए आपस में ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगते हैं।
इधर तंजीरो किचन में उजुई की वाइफ्स की मदद कर रहा था। हिनात्सुरी तंजीरो का शुक्रिया अदा करती है और भावुक होकर कहती है कि अगर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तंजीरो, नेजुको, इनोस्के, जेनित्सु या उजुई में से कोई एक भी कम होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होते। वो तंजीरो को बताती हैं कि रिटायर होने के बाद भी उजुई रात को नींद में बड़बड़ाते हैं और खुद को दोषी मानते हैं। आखिर में वो तंजीरो से कहती हैं कि तुम मुजन किबुत्सुजी को जरूर हरा देना। अब उजुई सभी स्लेयर्स को असली लड़ाई का एहसास कराने के लिए एक स्पेशल नाइट ट्रेनिंग पर ले जाते हैं, क्योंकि डिमन्स हमेशा रात के अंधेरे में ही हमला करते हैं। यहाँ उजुई खुद एक डिमन बनते हैं और बाकी सबको उनसे बचना था, जबकि तंजीरो का काम था सबको प्रोटेक्ट करते हुए उजुई को हराना। एक सच्चे निंजा की तरह उजुई अंधेरे में गायब होकर अचानक ऐसे हमले करते हैं कि तंजीरो भी उन्हें सेंस नहीं कर पा रहा था। जब एक स्लेयर डरकर कहता है कि एक हाशिरा को हराना नामुमकिन है, तो उजुई उसे जोरदार पंच मारते हुए चिल्लाते हैं, क्या तुम असली डिमन से भी यही बहाना बनाओगे? तभी तंजीरो सभी स्लेयर्स को एकजुट करता है और खुद उजुई से भिड़ जाता है। सिर्फ एक हाथ होने के बाद भी उजुई बेहद ताकतवर थे, लेकिन तंजीरो को डटकर लद्दते देख बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और सब मिलकर उजुई पर टूट पड़ी ढाते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उजुई सबको डांटते हैं कि तुम लोग एक रिटायर्ड हाशिरा से भी नहीं जीत पाए, लेकिन सभी स्लेयर्स जोश में कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि तंजीरो और बाकी हाशिरा मिलकर मुजन को जरूर मार गिराएंगे और वो इसके लिए दिन रात एक कर देंगे। यह सुनकर उजुई का दिल खुश हो जाता है। करीब 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तंजीरो आखिरकार इस स्टैमिना ट्रेनिंग को पास कर लेता है। उजुई उसे विदा करते हुए कहते हैं, अब तुम अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हो तंजीरो, लेकिन यह जंग तभी खत्म होगी जब तुम मुजन किबुत्सुजी को खत्म कर दोगे। उजुई का यह कहना कि मुजन को तंजीरो ही मारेगा, ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने बाकी हाशिरा साथियों पर भरोसा ही नहीं है और वो इस नए लड़ ढके के भरोसे बैठे हैं। पर खैर, जब सीन्स को दिल से लिखा जाता है तो ऐसा ही मैजिक होता है। तंजीरो सबको थैंक यू और गुड बाय बोलकर अपने कासुगाई क्रो के पीछे पीछे मुइचिरो तोकिटो के मेंशन की तरफ निकल पड़ी हंसता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि छोटा सा दिखने वाला मिस्ट हाशिरा तो उजुई से भी कई गुना ज्यादा बेरहमी और सख्ती से स्लेयर्स की ट्रेनिंग ले रहा है। सारे स्लेयर्स जमीन पर अधमरे गिरे हुए थे। एक स्लेयर को तो मुइचिरो एक ही झटके में हरा देता है और ठंडे लहजे में कहता है, अगर यह असली की जंग होती तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। मुइचिरो सबको दोबारा उठने को बोलता है और फिर से एक एक वार में सबको धूल चटा देता है। वो साफ कहता है कि चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई साथी ही क्यों न मर जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मुइचिरो की नजर तंजीरो पर जाती है और वो उसे देखते ही बच्चों की तरह खुश हो जाता है और कहता है कि वो कब से तंजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक होता है, जहां मुइचिरो की कासुगाई क्रो हमेशा की तरह बदतमीजी पर उतर आती है और बाकी स्लेयर्स को कोसने लगती है, जिससे सब परेशान थे। लंच के बाद मुइचिरो तंजीरो को एक वर्कशॉप में लेकर जाता है, जहां हमें कानामोरी दिखाई देता है, जो मुइचिरो का स्वॉर्डस्मिथ है। कानामोरी तंजीरो को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। मुइचिरो वहां रखी एक तलवार उठाकर तंजीरो को देता है और उसे बिल्कुल सीधा पक डी लिहाने को बोलता है। इसके बाद मुइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ फेंकता है और तलवार को छूते ही उस कागज के प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं। यानी वो तलवार हद से ज्यादा शार्प थी। मुइचिरो कहता है कि उसने कानामोरी को यहीं बुला लिया है ताकि वो आने वाले महायुद्ध के लिए उसकी तलवारों को हमेशा बेस्ट कंडीशन में रखे। वो मास्टर कागाया के बारे में बात करते हुए कहता है कि मास्टर उनका बहुत ध्यान रखते हैं। काश वो अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रख पाते और जल्दी ठीक हो जाते। इसके बाद मुइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहां वो सबको सोच समझकर अटैक करने को कहता है, क्योंकि असली फाइट में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर तुम 9 बार जीतकर 1 बार भी हार गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शाम को एक स्लेयर तंजीरो से कहता है कि वो मुइचिरो को समझाए कि उनके साथ थोड़ी नरमी बरते।
पर तंजीरो कहता है कि मुइचिरो अकेले इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं, पर फिर भी उन्हें मुइचिरो का अंदाज थोड़ा कड़िड़ा हवा लगता है, जिस पर तंजीरो कहता है कि शुक्र मनाओ, पहले के मुकाबले तो मुइचिरो अब काफी मीठा बोलने लगा है। तभी तंजीरो नोटिस करता है कि मुइचिरो रात के समय कहीं बाहर जा रहा है, और स्लेयर्स बताते हैं कि वो हर रात कहीं जाता है। दूसरी तरफ रात के समय टाउन की गलियों में हमें फिर से उसी डीमन की आंख दिखाई देती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 आंखें थी। और जैसे ही कैमरा गली के अंदर जाता है तो वहां 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों आंखें तैर रही थीं। ये सभी आंखें नाकीमे के पास से निकल रही थीं, जो अब हंतेंगू के मरने के बाद नई अपर रैंक 4 बन चुकी हैं और पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। नाकीमे अपनी इन आंखों के जरिए मुइचिरो पर ही नजर रखे हुए थी। सीन शिफ्ट होता है एक घने जंगल में, जहां सानमी और ओबानाई आपस में अभ्यास करके अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे थे। सानमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानाई स्नेक ब्रीदिंग का 5th फॉर्म, और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी वहां मुइचिरो आ पहुंचता है और कहता है कि वो भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा। सानमी कहता है कि तुम दिन में मेंबर्स के साथ थकते नहीं क्या? मुइचिरो मुस्कुराकर कहता है कि वो ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी, मेरे लिए नहीं। ओबानाई कहता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानमी और मैं दोनों मिलकर तुमसे फाइट करेंगे। और फिर शुरू होती है इन तीनों हाशिरास के बीच एक नेक्स्ट लेवल धमाकेदार फाइट, जिसका एनिमेशन बिल्कुल टॉप क्वालिटी का था। मुइचिरो की कासुगाई क्रो ऊपर बैठकर चिल्ला रही थी कि इन दोनों को धूल चटा दो। काफी देर फाइट करने के बाद तीनों बैठ जाते हैं। ओबानाई मुइचिरो से तंजीरो के बारे में पूछता है तो मुइचिरो बताता है कि तंजीरो के घाव भर चुके हैं और जब तक वो ओबानाई के पास आएगा पूरी तरह ठीक हो चुका होगा। ओबानाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन करूंगा, जबकि सानेमी झल्लाकर कहता है कि भले ही वो स्ट्रांग हो गया हो, पर मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ नहीं है। यह सुनकर मुइचिरो मन ही मन तंजीरो की सलामती की दुआ करता है। अगले दिन मुइचिरो फिर से स्लेयर्स को आसानी से हरा देता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक स्लेयर को असली तलवार पकड़ के उठाता है, वो स्लेयर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है और हांफते हुए माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि वो मुइचिरो की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मुइचिरो हर रात कहीं जाता है और जब सुबह वापस आता है तो उसके शरीर पर ढेर सारी चोटें होती हैं, जिन्हें वो पानी से साफ करता है। मुइचिरो बेहद प्यार से कहता है कि तुम सब अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, लेकिन डीमंस से जीतने के लिए इतना काफी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम सब एक लंबी और खूबसूरत जिंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तंजीरो और मुइचिरो की फाइट होती है। मुइचिरो उसे काफी कुछ सिखाता है और यह देखकर बेहद खुश होता है कि तंजीरो पहले से काफी तेज और बेहतर हो गया है। मुइचिरो कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, अब तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। तंजीरो हैरान होकर कहता है कि सच में, अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। यह सुनकर बाकी स्लेयर्स रोने लगते हैं कि हमें यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम नहीं जा सकते? मुइचिरो तुरंत अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम लोग अभी तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तभी तंजीरो को एक आइडिया आता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मुइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है, इसलिए वो मुइचिरो को एक पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। तंजीरो शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो मुइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मुइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे यकीन था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। दोनों बाहर जाकर 10 राउंड का मैच शुरू करते हैं। पहले राउंड में मुइचिरो का प्लेन बहुत आगे निकल जाता है और इस तरह पूरे 10 के 10 राउंड मुइचिरो ही जीत जाता है। तंजीरो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी बाकी स्लेयर्स का डर खत्म हो जाता है और वो भी मुइचिरो को चैलेंज करने लगते हैं क्योंकि वो सब भी प्लेन फ्लाई करने में माहिर थे। धीरे धीरे सारे स्लेयर्स अपना अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूलकर खिलखिलाने लगते हैं।
यहाँ तक कि तंजीरो का प्लेन जब मुइचिरो की कासुगाई क्रो काट देती है तो तंजीरो का कौवा उससे मुकाबला करने लगता है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। जब सब मिलकर एक साथ हवा में ढेर सारे प्लेन्स छोड़ जाते हैं तो उस नज़ारे को देखकर मुइचिरो के चेहरे पर एक सच्ची और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शाम को तंजीरो और मुइचिरो बात करते हैं कि मुजन जरूर नेजुको को टारगेट कर रहा होगा, इसलिए आजकल डीमंस बाहर नहीं दिख रहे। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजन नेजुको को कैप्चर करने के लिए डीमंस की एक बड़ी ही फौज इकट्ठा कर रहा हो ताकि वो खुद उनके बीच छुप सके। तंजीरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रांग बनेगा ताकि वो नेजुको की रक्षा कर सके। तंजीरो बताता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि इस वक्त उसकी सुरक्षा एक बेहद भरोसेमंद इंसान कर रहा है। और सीन में हम देखते हैं कि तंजीरो के पुराने मास्टर उरोको दाकीजी हाथ में तलवार लिए नेजुको के बॉक्स के पास पहरा दे रहे थे। मुइचिरो आखिर में कहता है कि हमें हर हाल में मिलकर मुजन को हराना ही होगा। इसके बाद तंजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के पास आता है जो कि उसे देख बहुत खुश होती है और तंजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तंजीरो ने पहले कभी केक नहीं खाया था तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तंजीरो को पैनकेक बहुत अच्छा लगता है। मित्सुरी फिर तंजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक की बीट पर नाचने को कहती है क्योंकि नाचने से उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वह सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर के पैर पूरी तरह से फैला देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब यह देख पहली बार तंजीरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तंजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसके पैर फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तंजीरो ओबानाई के मेंशन में जाता है। तंजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था लेकिन ओबानाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था, लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबानाई को लेटर्स लिखती रहती है जिसमें वो ओबानाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तंजीरो के साथ चाय पी और तंजीरो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। यह पढ़कर ओबानाई को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तंजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वहीं तंजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबानाई उससे नफरत क्यों करता है। ओबानाई फिर तंजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तंजीरो देखता है कि ओबानाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तंजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तंजीरो सोचता है कि यह रूम तो मौत का चेंबर है। वो ओबानाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ गुनाह किया है, जिस पर ओबानाई कहता है कि हाँ, इनका गुनाह है कमजोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबानाई तंजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर वॉर करना है। ओबानाई का निशाना इतनी स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तंजीरो की बारी थी। उसके पास वुडन स्वॉर्ड थी लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स भयभीत थे और दुआ कर रहे थे कि तंजीरो कहीं उन पर ही ना मार दे। तंजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है जो देख ओबानाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबानाई तंजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो। स्लेयर्स को ना लग जाए इस डर से तंजीरो काफी हिचक रहा था और ओबानाई उसे हरा देता है। ओबानाई तंजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तंजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तंजीरो काफी स्लो था। वहीं ओबानाई की तलवार छोटी जगहों से भी आराम से निकल रही थी, जैसे उसकी तलवार टर्न ले रही हो, बिल्कुल एक सांप की तरह। और तंजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि हमें मत मारना। इससे तंजीरो का दिमाग और खराब हो रहा था। ओबानाई तंजीरो से कहता है कि हिचकना बंद करो कचरे के डिब्बे। तंजीरो के हाथ पहली बार इस तरह कांप रहे थे लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले के सीने पर मार देता है और उससे माफी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को मुक्त कर दिया गया था लेकिन तंजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तंजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में स्नान करने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा बदन दर्द करने लगता है। अगले दिन तंजीरो फिर से ओबानाई के साथ फाइट करता है लेकिन वो अब भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत पिटाई खाता है।
चौथे दिन तंजीरो सिर्फ ओबानाई पर फोकस करने की सोचता है, क्योंकि असली बैटल में अगर उसकी तलवार किसी वृक्ष या पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो खेल खत्म। इसीलिए यह ट्रेनिंग जरूरी है। अब तंजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में हैं और सिर्फ ओबानाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशाना अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तंजीरो का एक अटैक ओबानाई को जा लगता है और उसकी यूनिफॉर्म फट जाती है। यह देख ओबानाई तंजीरो से उसके सामने आ जाता है, जिसे देख तंजीरो भयभीत हो जाता है। जेनित्सु रोते हुए तंजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तंजीरो, यहाँ से भागने में। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा, मैं पसंद नहीं करता। तुमने नेजुको पर कई बार वार किया था। इतना कहकर तंजीरो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमी के माथे की नस फूल जाती है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती, जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट करनी होती है और वो उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तंजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना भयभीत क्यों था। सानेमी बहुत ही बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी ना कर दे या बेहोश ना हो जाए। तंजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबानाई था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनित्सु को होश आता है तो वो तंजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की वाइफ भगा ली हो। सानेमी तंजीरो के साथ ज्यादा सख्त था। वो तंजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तंजीरो का पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। ट्रेनिंग के बाद तंजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गन्या की आवाज आती है। तंजीरो देखता है कि गन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने का प्रयास कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गन्या सहम कर अपना सिर झुका लेता है। तंजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी अनबन नहीं होती थी। सानेमी गन्या की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती हो, उसे खुद को तलवारबाज कहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहां से जाने लगता है। गन्या कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गन्या आगे कहता है कि वह बड़ी मेहनत कर यहां तक पहुंचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। अब यह सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने, एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक ही गन्या के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें डैमेज करने का प्रयास करता है, लेकिन तंजीरो पीछे से आकर गन्या को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर जेनित्सु देखता है कि यह तो तंजीरो है। फिर उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तंजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है क्योंकि गन्या को मारना स्लेयर कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए वो गन्या को इतना जख्मी कर देगा कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। अगर गन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे क्षमा कर देगा। तंजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गन्या की जो मर्जी होगी वो करेगा। तंजीरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तंजीरो जेनित्सु से कहता है कि गन्या को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेनित्सु कहता है कि ये पागल है क्या, मेरा नाम मत लो। सानेमी अब घूमकर तंजीरो को किक मारता है, जिससे तंजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। गन्या सानेमी से बोलता है कि तंजीरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनित्सु गन्या को लेकर वहां से भागने लगता है और कहता है कि बड़ों की जंग में हमारा क्या काम, और वो खुला सांड तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुन गन्या जेनित्सु को पंच मार देता है और कहता है कि मेरे भाई की इंसल्ट मत करो। इधर सानेमी तंजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तंजीरो को अपने कासुगाई क्रो से काफी डांट पड़ती है। न सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है, बल्कि तंजीरो का अब सानेमी से बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तंजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और गन्या के रिश्ते को शायद और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तंजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तंजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तंजीरो सानेमी के सामने डट गया और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि यह स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है। तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज आती है। वो देखते हैं
कि झरने के नीचे इनोसुके और बाकी ट्रेनीज खड़े हुए थे और एक मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। पीछे से इन्हें ग्योमी की आवाज आती है जो कहता है कि अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमी ने अपने कंधे पर लकड़ियों के भारी लट्ठे रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जिसे देख तंजीरो और जेनित्सु के तोते उड़ जाते हैं। ग्योमी इन दोनों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप्स सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो पूरे शरीर का बैलेंस बनाते हैं। अगर ये मजबूत होंगे तो हम काफी तगड़ा अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले कड़कड़ाती ठंड में वाटरफॉल यानी झरने के नीचे खड़े होकर पानी का भारी प्रेशर झेलना। दूसरी ट्रेनिंग में लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स गट्ठों को कंधे पर उठाकर चलना। और तीसरी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में एक बहुत बड़े से बोल्डर चट्टान को धकेलना। ग्योमी बताता है कि ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वह आग वाली खतरनाक ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा क्योंकि उसमें जान का खतरा है। अब इन 3 टास्क का नाम सुन के ही जेनित्सु के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ग्योमी के कहने पर तंजीरो उसे उठाकर पास की बर्फीली नदी में डाल देता है, जिससे जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में कड़ाके की विंटर का मौसम था, इसलिए पानी बर्फ की तरह ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर भागता है, लेकिन बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही होती है। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे मुराता और बाकी स्लेयर्स धूप में गर्म हुए पत्थरों पर लेटे हुए थे। मुराता के कहने पर जेनित्सु भी बिजली की तेजी से एक पत्थर पर जाकर लेट जाता है और उसे इतना सुकून मिलता है जैसे वो अपनी मां की गोद में लेटा हो, और खुशी के मारे उसके आंसू निकल जाते हैं। इधर तंजीरो वाटरफॉल की तरफ जाता है तो उसे पानी बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। वहां इनोसुके को बिना मंत्र जाप किए खड़ा देख तंजीरो को शक होता है कि कहीं वो खड़े खड़े ही तो नहीं मर गया। वो तुरंत उसे बाहर लाकर सीपीआर देता है, जिससे इनोसुके होश में आकर उसे मांजी बुलाता है। इसके बाद तंजीरो खुद झरने के नीचे जाता है। मुराता उसे सलाह देता है कि वो लगातार नेमोस मंत्र का जाप करता रहे, जिससे फोकस बना रहेगा और लोगों को पता चलेगा कि वो होश में है। तंजीरो ऐसा ही करता है और कुछ देर बाद जब बाहर आकर गर्म पत्थर पर लेटता है तो उसे लगता है कि पानी का वजन इतना भारी था जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता बताता है कि उसे सिर्फ झरने के नीचे जाने में ही पूरा 1 दिन लग गया था और अब वो लकड़ी उठाने वाला दूसरा टास्क शुरू करेगा। शाम को तंजीरो सभी स्लेयर्स के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डिमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तंजीरो भी उसकी बात से सहमत होता है क्योंकि ग्योमी की खुशबू बाकी हाशिरा से काफी अलग और स्ट्रांग थी। पर जेनित्सु कहता है कि वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बड़े बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा। और तभी सब देखते हैं कि ग्योमी उससे भी कई गुना बड़े बोल्डर को आसानी से धकेल कर ले जा रहा था, जिसे देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। तंजीरो ग्योमी की तरह स्ट्रांग बनने की बात करता है, जिस पर जेनित्सु भड़क जाता है और कहता है कि वो आदमी एक जंगली भालू जैसा है और तुम उसके सामने बिल्कुल बौने हो। तुम कभी उसके जितने स्ट्रांग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके जोश में कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, जिसे देखकर जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। अगले कुछ दिनों में तंजीरो और जेनित्सु कड़ी मेहनत करके वाटरफॉल और लकड़ी उठाने वाली दोनों ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यू अपर रैंक 4 नाकीमे की जासूसी आंखें लगातार स्लेयर्स का पीछा कर रही थीं। नाकीमे मुजन को रिपोर्ट देती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स के ठिकानों को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला है। मुजन उसे नए एरिया में भी छानबीन करने का ऑर्डर देता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि वह जल्द ही नेजुको और मास्टर को ढूंढ निकालेगा। अगले दिन तंजीरो अपनी आखिरी ट्रेनिंग यानी उस विशाल बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तभी वहां 3 स्लेयर्स अपना सामान समेटकर जा रहे होते हैं। वो तंजीरो को बताते हैं कि यह ट्रेनिंग उनके लिए बहुत हार्ड है, इसलिए वो इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तंजीरो को पीछे से पूरा बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे ताकि तंजीरो अपना सारा ध्यान डीमंस से लड़ने में लगा सके। मुजन को हराने के लिए
पूरी कॉप्स को साथ मिलकर लड़ना ही होगा। लंच में तंजीरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है। तंजीरो बताता है कि वह एक कोयला बेचने वाले का बेटा है, इसलिए अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना वह बचपन से जानता है। तकरीबन 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तंजीरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी वहां गन्या आता है और तंजीरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। गन्या तंजीरो को बताता है कि सानेमी वाले इंसिडेंट के बाद उसे ग्योमी से काफी डांट पड़ी थी, फिर भी वो तंजीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। गन्या बताता है कि वह भी इसी बोल्डर वाली ट्रेनिंग को कर रहा है और वो इसे थोड़ा सा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। तंजीरो के पूछने पर गन्या उसे रिपीटेटिव एक्शन, बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया, टेक्निक के बारे में बताता है। गन्या समझाता है कि हाई कंसंट्रेशन के लेवल पर पहुंचने के लिए उन्हें अपने पास्ट की किसी बहुत ही दुख भरी या गुस्से वाली मेमोरी को याद करना पड़ता है, जिससे शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा पावर मिलती है। जैसे गन्या हमेशा अपना ध्यान लगाने के लिए नेमुस मंत्र पढ़ता है और ग्योमी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। ग्योमी एक पेड़ के पीछे छुपकर इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा होता है। शाम को गन्या किचन में तंजीरो की मदद भी करता है और पूछता है कि तंजीरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, जिसे सुनकर तंजीरो शांत हो जाता है। अगली सुबह तंजीरो रोज के टाइम से 1 घंटे पहले ही वहां अकेले आ जाता है। वह अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और रेंगोकू की बात दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि को हमेशा जलाए रखो। ऐसा करते ही तंजीरो का डीमन स्लेयर मार्ग पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। तंजीरो बिना हिम्मत हारे उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके पूरे शरीर में नसों के अंदर बिजली जैसी ताकत आ जाती है। अब तंजीरो चिल्लाते हुए धीरे धीरे उस विशाल बोल्डर को आगे की तरफ धकेलने लगता है। यह देखकर वहां आए इनोसुके और जेनित्सु पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और तंजीरो बिना रुके उस बोल्डर को धकेलता ही चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुजन मन ही मन सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तुम असल में दिखते कैसे हो उब्बू आशिकी, और तुम्हारा आखिरी पाना क्या है? में तंजीरो विशाल पत्थर को लगातार मूव करता दिखता है। इसे देखकर इनोसुके में भी हिम्मत आती है और वो चिल्लाता है, इसके तो लेवल निकल गए। अब लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, और पूरा दम लगाकर इनोसुके भी पत्थर हिला देता है। अब सिर्फ जेनित्सु बचता है, जो बहुत डरा हुआ है। तभी उसका बर्ड, पक्षी, उसके लिए एक रहस्यमयी लेटर लाता है। दूसरी तरफ रात भर बिना पानी के पत्थर खींचने के कारण डिहाइड्रेशन से तंजीरो मरने की हालत में आ जाता है। वो दोस्तों को याद कर सोचता है, काश कोई पानी पिला दे, 2 बूंद जिंदगी की। तभी ग्योमी आकर उस पर पानी डालता है और कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। स्वॉर्डस्मिथ विलेज में अपनी डीमन बहन की चिंता किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तंजीरो तुरंत कहता है, नहीं ग्योमी जी, वो डिसीजन मेरा नहीं, नेजुको का था। मैं तो फैसला भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए मेरी प्रशंसा मत कीजिए। तंजीरो की इस सच्चाई को देखकर ग्योमी सोचता है कि ये तंजीरो वाकई दूसरों से अलग है। तंजीरो ग्योमी को शुक्रिया कहता है तो ग्योमी मन ही मन उस पर पूरा विश्वास करने का फैसला लेता है। इसके बाद ग्योमी अपनी दर्दनाक स्टोरी सुनाता है। वो एक मंदिर में अनाथ बच्चों की देखभाल करता था और सब एक फैमिली की तरह रहते थे। पर एक रात एक बच्चा लेट हो गया और उसे डीमन ने पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए उस बच्चे ने मंदिर का रास्ता बता दिया और मंदिर की सुरक्षा के लिए जलाई गई विस्टेरिया की अगरबत्तियां बुझाकर डीमन को अंदर ले आया। डीमन ने तुरंत 4 बच्चों को मार दिया। बाकी 4 में से 3 बच्चे ग्योमी की बात न मानकर भागे तो डीमन ने उन्हें भी मार डाला। ग्योमी कहता है, मैं अंधा और कमजोर था, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, पर सिर्फ 4 साल की बच्ची सायो ने मेरी बात मानी। सायो को बचाने के लिए ग्योमी पहली बार अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर डीमन पर टूट पड़ा और सुबह होने तक उसका सिर कुचलता रहा। सुबह जब गांव वाले आए तो सायो इतनी डरी हुई थी कि उसने ग्योमी को ही मॉन्स्टर बताते हुए कहा कि इसी ने सबको मारा है। ग्योमी कहता है, वो सिर्फ 4 साल की थी, मैं उसे दोष नहीं देता, पर अगर वो सच बोल देती तो मैं जेल जाने से बच जाता।
बाद में मास्टर उबुआशिकी ने मुझे बचाया। उस दिन से मैंने लोगों पर भरोसा करना त्याग दिया, क्योंकि मुसीबत में सब असली रंग दिखाकर भाग जाते हैं। पर तुम नहीं भागे और न तुमने झूठ बोला। तुम बहुत खास हो। गियोमी हाथ जोड़कर तंजीरो की हेल्प करने का वादा करता है और उसके सिर पर वैसे ही हाथ फेरता है जैसे वो सायो के सिर पर फेरना चाहता था। इसके बाद तंजीरो की ट्रेनिंग खत्म होती है। अगले सीन में गेन्या, तंजीरो और इनोसुके लंच कर रहे होते हैं। गेन्या बताता है कि शुरुआत में टैलेंट न होने के कारण गियोमी ने उसे स्टूडेंट नहीं बनाया था, पर जब उन्हें पता चला कि वो डीमंस को खाता है तो उन्होंने उसे अपना लिया। तभी इनोसुके कहता है लेवल निकलेंगे और जेनित्सु का भी खाना खाने लगता है, पर तंजीरो उसे रोकता है। तंजीरो गेन्या से कहता है कि मैं गियो के पास जा रहा हूँ, तुम चलोगे? गेन्या मना करता है कि उसने अभी पत्थर नहीं हिलाया। इनोसुके उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे लेवल कभी नहीं निकलेंगे, हाँ, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। तंजीरो इनोसुके के ऊपर बैठकर झगड़ा रोकता है। अगले सीन में जेनित्सु एक विशाल पत्थर पर बेहद शांत बैठा होता है। तंजीरो उसके लिए खाना लाता है और अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बताता है। जेनित्सु को इतना शांत देख तंजीरो पूछता है कि क्या हुआ। जेनित्सु सीधे कहता है चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। तंजीरो के जाने के बाद हम देखते हैं कि जेनित्सु के माथे से खून बह रहा है और हाथ में वही लेटर है। वो गंभीर होकर कहता है तंजीरो शुक्रिया, पर यह चीज मुझे खुद ही करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार जेनित्सु इतना सीरियस दिखता है। इसके बाद तंजीरो गियू के घर पहुंचता है, जहां सानेमी और गियू के बीच लकड़ी की तलवारों से भयंकर फाइट हो रही होती है। ट्रेनिंग की वजह से तंजीरो उनकी हाई स्पीड फाइट को आसानी से देख पा रहा होता है। सानेमी परेशान करते हुए कहता है कहां है तुम्हारी वो ताकत? तभी दोनों के जोरदार हमले से दोनों की तलवारें टूट जाती हैं। सानेमी कहता है अब खाली हाथों से मारना पड़ेगा। तभी तंजीरो बीच में आकर फाइट रोकता है। सानेमी गुस्सा होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तंजीरो मासूमियत से पूछता है क्या आप इसलिए गुस्सा हैं कि मैंने आपका रेड बीन सूप ओहागी पी लिया था? मुझे पता है आपको वो बहुत पसंद है, मैं और बना दूंगा। गियू भी पूछता है क्या तुम्हें रेड बीन सूप पसंद है? इससे सानेमी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो तंजीरो को मुक्का मारकर उड़ा देता है। होश आने पर तंजीरो को गियू बताता है कि यह हशीरा ट्रेनिंग की आपसी फाइट थी। गियू कहता है अब मुझे सानेमी का फेवरेट फूड पता है, तो मैं उसे रेड बीन सूप देकर अच्छा दोस्त बना लूंगा। रात में सानेमी अकेले जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है और तंजीरो की बात सोचकर गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है और वो हवा में झपट्टा मारकर नाकीमे की एक जासूसी आंख को पकड़कर मसल देता है। आंख को राख बनते देख सानेमी समझ जाता है कि कोई घुसपैठिया उन पर नजर रख रहा है। आखिरी सीन में मास्टर उबुआशिकी के घर के चारों ओर सन्नाटा होता है। उनकी वाइफ अमाने उनकी देखभाल कर रही होती हैं। तभी डीमन किंग मुजन किबुत्सुजी को पता चल जाता है कि डीमन स्लेयर्स का हेडक्वार्टर यानी कि मास्टर काग्या का घर कहाँ है, और बिना किसी देरी के वह खुद मास्टर काग्या से मिलने उनके घर में आ जाता है। मुजन सीधा काग्या के सामने जाकर उपस्थित होता है। आंखें न होने के बाद भी काग्या समझ जाते हैं कि उनके सामने खुद मुजन आ गया है, वही डीमन जिसकी तलाश उनकी फैमिली और डीमन स्लेयर्स हजारों सालों से कर रहे हैं। काग्या अपनी पत्नी अमाने से पूछते हैं कि मुजन दिखने में कैसा लगता है। अमाने बताती हैं कि यह डीमन बिल्कुल एक साधारण आदमी की तरह दिखता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें गुलाबी रंग की हैं और उसकी पुतलियां बिल्ली की आंखों जैसी हैं। काग्या कहते हैं मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि उबुआशी की फैमिली पर तुम्हें बहुत गुस्सा होगा। काग्या जानते थे कि मुजन पर्सनली उन्हें मारने आएगा। मुजन कहता है तुमने सही कहा, हजारों सालों से उबुआशी की फैमिली मेरे कामों में टांग फंसाती आई है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के बिस्तर पर लेटे हो। यह देखकर मैं काफी निराश हुआ कि उबुआशी की फैमिली का मुखिया इस बदतर स्थिति में है। काग्या कहते हैं कि तुम सही हो। करीब 6 महीने पहले उनके डॉक्टर ने कहा था कि वह 2-4 दिन में ही मर जाएंगे, लेकिन काग्या अब तक भी जिंदा है, क्योंकि मुजन के लिए उनके दिल में जो गुस्सा है वो उन्हें मरने नहीं दे रहा।
मुजन कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। तभी काग्या एक बहुत व्यावसायिक राज खोलते हैं कि असल में वो और मुजन एक ही ब्लड लाइन यानी एक ही वंश के हिस्से हैं। क्योंकि मुजन हजारों साल पहले पैदा हुआ था तो शायद यह बात उसे पता नहीं होगी। यह बात जानने के बाद भी मुजन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह काग्या से पूछता है कि तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। काग्या इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मुजन जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबुआशी की फैमिली पर शाप लग गया था। इस परिवार में जन्मा हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी उम्र में ही शांत हो जाया करता था। उबुआश की फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था। तब एक प्रीस्ट पुजारी इनके पास आया और उसने बताया कि इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब इन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में समर्पित करना होगा, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही उबुआशी की फैमिली में जन्मे पुत्रों का विवाह किसी प्रीस्ट की कन्या से ही कराया जाता है। अम्माने भी एक प्रीस्ट फैमिली से हैं, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने लगे, लेकिन फिर भी उबुआशी की खानदान में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जीवित नहीं रह पाया है। मुजन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? मेरे डीमन बनने का तुम्हारे शाप से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझे तो ऊपर वाले ने आज तक सजा नहीं दी। इन हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। काग्या कहते हैं कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है और मुजन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस 1000 सालों में तुम किस चीज की चाह रखते हो? मुजन अपने मन में सोचता है कि यह कैसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजन पास में काग्या की दोनों पुत्रियों को देखता है, जो आपस में एक गेंद से खेल रही थीं और कोई पोयम गा रही थीं। शायद वो दोनों मुजन को नहीं देख सकती थीं। मुजन को यहाँ पर अजीब तरह की राहत और एक अपनापन महसूस हो रहा था। मुजन जानता था कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, काग्या, उनकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजन जब कोई जवाब नहीं देता तो काग्या खुद ही बोलते हैं, मुझे पता है तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देखते हो। मुजन उनकी बात से सहमत होता है और कहता है कि नेजुको के मिलते ही मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूंगा। काग्या कहते हैं, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजन। जिस पर मुजन बोलता है कि लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन मेरे पास उसे खोजने के लिए दुनिया भर का समय है। काग्या कहते हैं कि तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वो है इंसानों की भावनाएं। वो हमेशा जिंदा रहती हैं। मुजन को यह बात फालतू लगती है। काग्या आगे कहते हैं कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स बंद नहीं हुआ। ना जाने कितने स्लेयर्स की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अब भी शान से खड़े रहा है। यही इस बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं अमर रहती हैं। ऐसे डीमन को माफ ना करने की भावना जिसने अब तक न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसी ने माफ नहीं किया है। इन 1000 सालों में किसी एक ने भी नहीं। काग्या आगे कहते हैं, मुजन, तुमने एक सिंह की पूंछ पर पैर रखकर उसके अंदर के गुस्सैल ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि अभी तक शांत था। इन सिंहों की नजरें तुम पर टिकी हुई हैं और यह वीर तुम्हें कभी भागने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस भी नष्ट हो जाएंगे, है ना मुजन? यह बातें सुनकर मुजन को अब भयंकर गुस्सा आने लगता है और वह काग्या को चुप रहने को बोलता है। आखिर में काग्या बोलते हैं कि भले ही मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हशीरा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी मौत से वो लोग पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजन काग्या से पूछता है कि तुम्हारी यह बकबक खत्म हुई कि नहीं, और वह अपने पंजे से काग्या को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। काग्या कहते हैं कि उनकी बात पूरी हुई। उनकी बात इतना समय तक सुनने के लिए काग्या मुजन का शुक्रिया भी करते हैं। इसी समय कासुगुई क्रोज ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उबुआशी की रेसिडेंस पर अटैक हुआ है, जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मित्सुरी,
मुइचिरो, शिनोबु, गियू और तांजिरो सभी यह खबर सुनकर सहम गए थे और पूरी तेजी से भाग रहे थे। सबको अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हशीरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था कि मास्टर कागया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हशीरा को उनके साथ रहना चाहिए। ग्योमी कहता है कि जब से वह हशीरा बना है वह भी मास्टर से यही सवाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना ही किया है। उनका मानना है कि हशीरा ज्यादा कीमती होते हैं और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड्स की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबु बताती है कि उसने सुना है कि इतिहास में किसी उबुआशिकी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ भाग रहे थे। इधर इससे पहले कि मुजन कागया को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे एक बहुत ही विशाल धमाका होता है और इस धमाके वाले सीन को इतनी खूबसूरती से एनिमेट किया गया है कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। सानेमी और बाकी हशीरा इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं और कांप जाते हैं। वहीं तांजिरो को जले हुए खून और मांस की बदबू आने लगती है। मुजन खुद भी इस धमाके की चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वह जल्दी से अपने शरीर को रीजनरेट करने लगता है। वह कागया को गाली देते हुए कहता है कि अपनी निर्मल बुद्धा जैसी मुस्कुराहट के साथ भी उसने खुद को इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजन ने कागया को कम आंका था। मुजन जानता था कि उसके लिए यहाँ कोई जाल बिछाया गया होगा, लेकिन इतना भयंकर ट्रैप तो उसने भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक्स, नुकीली चीजें भी मिलाए गए थे, जिससे मुजन की हीलिंग को जितना हो सके उतना धीमा किया जा सके, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कागया ने और भी कुछ सोचा होगा। मुजन सेंस कर लेता है कि हशीरा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर मुजन को उनसे खतरा नहीं है। उस चालाक इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में दबाए रखा और मुजन को भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम उम्र में ऐसी विनाशकारी सोच काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पता था? खैर, मुजन अब शांत रहकर अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीडर्स आ जाते हैं। मुजन समझ जाता है कि यह जरूर किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। इन सीडर्स में से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं जो कि मुजन के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजन अब पूरी तरह फंस गया था, लेकिन वो स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक ही तमायो यहाँ आती है और मुजन के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजन को समझ नहीं आता कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड सीडर्स उस इंसान का ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मुजन ने असाकुजा में डीमन में बदला था, और तमायो ने खुद को युशिरो के तालिस्मान से गायब किया हुआ था। मुजन सोचता है कि ये औरत आखिर यहाँ आई क्यों है। मुजन अब तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तब तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवाई रखी हुई थी जो कि डीमन को वापस इंसान बना देती है। मुजन कहता है कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है, जिस पर तमायो कहती है कि किसी से मदद लेकर उसने यह दवाई हाल ही में बनाई है। मुजन अब तमायो का मस्तक पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुजन से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद ही अपने पति और बच्चों को समाप्त किया था। मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वह कभी डीमन नहीं बनती। वह तो बस अपनी बीमारी से बचना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को विकसित होते देख सके, लेकिन मुजन के उसे डीमन बनाते ही उसने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया। मुजन कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाने में तुम्हें बहुत तमायो कहती है कि हाँ, उसने कई लोगों को मारा है और अपने उन पापों के प्रायश्चित के लिए आज वो भी मुजन के साथ यहीं मरेगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है, ग्योमी, अब आपकी बारी। इसके बाद हम ग्योमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी युशिरो के तालिस्मान से छुपा हुआ था। ग्योमी अपने चैन वाले हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार से वो मुजन के सिर के अनेक हिस्से कर देता है। एक फ्लैशबैक में ग्योमी बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर काग्या से हुई थी और वो तब सिर्फ 14 साल के थे। ग्योमी को इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि काग्या उम्र में उससे भी छोटे हैं। काग्या ग्योमी से कहते हैं,
मैं जानता हूं कि तुम अपराधी नहीं हो और तुम सबकी सुरक्षा करना चाहते हो। यह सुन ग्योमी घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। ग्योमी बताता है कि काग्या उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहें। ग्योमी की जब काग्या से आखिरी मुलाकात हुई थी तब काग्या ने भांप लिया था कि मुजन उनके पास आ जाएगा और काग्या चाहते थे कि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके ग्योमी उसका सिर अलग कर दे। ग्योमी पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि मुजन आएगा, जिस पर काग्या कहते हैं कि यह तो बस उनकी इंस्टिंक्ट अंतःप्रेरणा है। यहाँ यह बात सामने आती है कि उबवाशी की फैमिली के पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है, यानी कि उनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबवाशी की फैमिली इतनी धनवान है और वह कई बार भारी संकट से भी बचे हैं। काग्या जानते थे कि बाकी हशीरा कभी भी उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करने को राजी नहीं होंगे, इसीलिए वह अपने सबसे अनुभवी हशीरा ग्योमी को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। ग्योमी कहता है कि वही होगा जो मास्टर की आज्ञा होगी। काग्या अब ग्योमी का शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब उनके कोई भी बच्चे यानी कि स्लेयर्स न मारे जाएं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ग्योमी मुजन का सिर हटाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा काग्या को लगा था, सिर कटने से भी मुजन की मौत नहीं होती और वह वापस अपना सिर रीजनरेट कर लेता है। काग्या ने बताया था कि अगर सिर कटने से भी मुजन नहीं मरा तो सिर्फ सूरज की रोशनी ही उसे खत्म कर सकती है, तो ग्योमी को उसके साथ सनराइज होने तक युद्ध करना होगा। लेकिन मुजन की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। धमाके और तमायो के अटैक के बाद भी मुजन बहुत ताकतवर है, लेकिन ग्योमी खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वह सुबह होने तक इस राक्षस को यहीं बांध कर रखेंगे। मुजन अब अपने अकाटम ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स का इस्तेमाल करता है और ग्योमी पर अटैक करता है, लेकिन ग्योमी स्टोन ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म से उस अटैक को फेल कर देते हैं। तभी सानेमी यहाँ पहुंच जाता है और गुस्से में मुजन से पूछता है कि उसने मास्टर का क्या किया। इसके बाद बाकी हशीरा भी यहाँ पहुंच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। मुजन को अब चारों तरफ से हशीरा ने घेर लिया था, ठीक जैसा काग्या का प्लान था। ग्योमी अब चिल्लाकर सबको बताते हैं कि यह डीमन ही मुजन की बुत्सुजी है और सिर कटने पर भी इसकी मौत नहीं होती, जो सुनकर सभी हशीरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुजन को नहीं देखा था। सिर्फ तांजीरो ही था जो पहले भी मुजन से मिल चुका था। अब सभी हशीरा अपने ब्रीदिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुजन पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजीरो भी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही यह सब मुजन के करीब जाते हैं, मुजन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगता है। अचानक ही सभी हशीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहां बहुत विशाल द्वार आ जाते हैं, जिनके अंदर गिरने से ये सभी इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। सिर्फ हशीरा ही नहीं बल्कि गैन्या जो कि अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कि भोजन कर रहा था और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर जा गिरते हैं। कासुगुई क्रोज उड़ते हुए देखते हैं कि यह जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके तो यहाँ आकर खुश हो जाता है और संग्राम के लिए तैयार भी हो जाता है। बाकी सब सहमे हुए थे, मगर कोई था जो बिल्कुल शांत था। वो था जेनित्सु, जो कि चेहरे से बहुत सीरियस लग रहा था। बाकी सभी हशीरा अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजन तांजीरो से कहता है, तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे काबू कर सकते हो? तुम सब नर्क में आ गए हो। आज की रात एक भी डीमन स्लेयर जिंदा नहीं बचेगा। तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है, अगर कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजन, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मुजन भी उससे कहता है, हिम्मत है तो मार के दिखाओ, कमेडो तांजीरो। और इसी के साथ इस सीजन का आखिरी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हशीरा ट्रेनिंग आर्क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह आर्क तूफान के पहले की शांति था और अब अगले आर्क में हमें हशीरा और अपर मून डीमंस के बीच महायुद्ध देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह बात ऑफिशियल कर दी गई है कि अगला जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है उसे 3 मूवीज में डिवाइड करके रिलीज किया जाएगा, यानी कि हमें अगले सीजन की बजाय 3 भव्य मूवीज देखने को मिलेंगी। यानी कि हम एनिमे लवर्स साथ बैठकर बड़े पर्दे पर इस कमाल के आर्क को देख पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूं कि मूवीज में ज्यादा समय ना लगे
और हर साल कम से कम एक फिल्म तो रिलीज की जानी चाहिए। बाकी आपके हिसाब से डीमन स्लेयर्स का अगला सीजन आना चाहिए या मूवीज, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन करके भी इसे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अब मुझे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल कहानी एनिमे की पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले किसी नए वीडियो के साथ। सायोनारा।